कल का टाइम फोर्थ चैम्बर होता है। जितने हो पाएंगे दिया जाएगा। बाकी के तो चैप्टर आगे बढ़े, क्या पता खत्म नहीं हो जाएगा। वो जमीन पे रहते हैं तो चलो। पानी में। Now see that is ये अगर 2 चैम्बर्ड हार्ट है तो बॉडी से ब्लड आएगा और वो फॉल करेगा इसमें। तो इसमें देखिए कि ये तो एक ही चैम्बर है। हाँ बता रहे हैं फिश में ऐसा होता है कि बॉडी में ब्लड गया तो बॉडी में जाने से पहले वो किस में गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसने ब्लड भेजा तो ये प्रेशर लगाएगा, दिस इज वेंट्रिकल, और ये है एट्रियम। तो इसमें ये क्या करेगा, टू चैम्बर्ड हार्ट। देखिए इसमें क्या चीज होती है, जब ये प्रेशर से जाता है तो प्रेशर से जाने के बाद ये वेंट्रिकल ने प्रेशर लगाया और वेंट्रिकल ने प्रेशर लगाया तो सबसे पहले ये ब्लड यहाँ से गया गिल्स में, प्रेशर से किस में गया, गिल्स में। और गिल्स में जाने के बाद ये कई ब्रांचेस में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये गिल्स है और गिल्स में यहाँ पर ये क्या करेगा, क्या ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा गिल्स में, और ऑक्सीजनेटेड हो के बोलेगा मेरे पास मत आना, ये ज़रूरत नहीं मेरे पास आने की, तुम जाना बॉडी में। बॉडी में जाने के बाद वहाँ पर सारे सेल्स को तुम्हारा प्रेशर भले ही ख़त्म हो चुका हो, तो जितना भी प्रेशर बचा है ड्रॉप डालना वहाँ पर, तब तक इसका प्रेशर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और ये यहाँ पर दे देगा और फिर यहाँ पर कहेगा कि जब सब कुछ कर लेना तो फिर यहाँ पर आना इस तरीके से। तो ये एट्रियम हो गया। एट्रियम में ब्लड गिरता है कि नहीं, तो सबसे पहले जब यहाँ से ब्लड गया चैम्बर, ये फिश की बात कर रहे हैं, तो फिश में ब्लड कैसा गया बोलो, क्या ये डीऑक्सीजनेटेड है, और डीऑक्सीजनेटेड गया, ये क्या है, क्या ये गिल्स है, ठीक है। तो गिल्स में क्या हो जाएगा, गिल्स के चारों तरफ आपने देखा है ना वीडियो, तो गिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन दे देगा, ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन लेकर के फिर ऑक्सीजनेटेड बढ़ेगा और अब ये कहाँ जाएगा, दैट इज बॉडी में, सिस्टम्स में। चूँकि सिस्टम्स में जाएगा तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ तक ये ब्लू गया और ब्लू के बाद आगे कैसा हो गया, रेड हो गया, फिर से ब्लू हो गए। फिर जब बॉडी के सेल्स को इसने एक्सचेंज कर लिया तो ये बॉडी है, बॉडी में देने के बाद अब इसका रेड कलर चला जाएगा, ऑक्सीजन चली जाएगी और ये फिर से कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड अब किस में गिरेगा, क्या आप ये सोच रहे हैं कि इसके हार्ट के हाथ सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लगता है, इसने कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं देखा, तो ऐसा 2 चैम्बर्ड हार्ट में होता है। और दिस इज 2 चैम्बर्ड हार्ट, द्विप्रकोष्ठ हृदय, ये फिश में होता है, या फिशेस। अब देखो 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होगा, नाउ
3 चैम्बर्ड हार्ट में इसमें 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है। 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल 2 चैम्बर्ड हार्ट में। अब 3 चैम्बर्ड हार्ट देखो, ऐसा एम्फीबियंस में होगा और रेप्टाइल्स में भी होगा, और एक इसमें मिनट 2 एट्रियम होगा और क्या होगा, ठीक है, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल होंगे, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। अब ये देखो कि इसमें क्या चीज होगी कि हार्ट में दो तरफ से ब्लड तो गिरेगा, तो एक बॉडी से आएगा और यहाँ गिर जाएगा, और एक पल्मोनस से आएगा और यहाँ गिर जाएगा, इन दोनों से गिरेगा, ठीक है। और ये देखिए, और फिर यहाँ से क्या होगा, एक साथ फिर भेजा जाएगा इन दोनों में ऐसा। ये एट्रियम है और ये भी एट्रियम है। दिस इज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से 2 रास्ते निकले हैं, वेंट्रिकल से यहीं से ही 2 रास्ते निकले हैं, और एक रास्ता कहाँ चला जाएगा, ठीक है, एक पल्मोनस में चला जाएगा और एक कहाँ चला जाएगा, बॉडी में। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये चला गया लंग्स में जाए ये, क्योंकि जो एम्फीबियंस है, मेढक हैं, उनके शुरुआती स्टेज में लंग्स होते हैं, शुरुआती स्टेज में गिल्स होते हैं, और बाद में मेढक में क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएंगे, ऐसा होता है ना। तो गिल स्टेज भी होती है मेढक में और लंग्स भी आ जाते हैं बाद में। तो जो भी होगा, तो अगर ये लंग्स में जा रहा है या गिल्स में, तो ये यहाँ गया और फिर वहां से ये ऑक्सीजनेटेड होके आ गया, ऑक्सीजनेटेड होके ये फिर से इसमें गिरेगा, इसमें गिर, तो ये लंग्स है। अब जरा देखें, यहाँ से गया तो अब फिर यहाँ से बॉडी में गया, और बॉडी में जाकर फिर क्या होगा, ये इसमें गिर जाएगा। ये देखो, ये बॉडी है। तो सबसे पहले ये बताओ कि बॉडी से जो ब्लड आएगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ही तो होगा। तो यहाँ पर ये जो ब्लड आ रहा है ये तो डीऑक्सीजनेटेड है और इसमें गिर गया। अच्छा, जो लंग्स से आ रहा है उसको आप कैसा मानेंगे, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा हुआ, ऑक्सीजनेटेड, और ये इसमें गिर रहा है, ये इसमें गिर रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे आपको क्या फील हो रहा है, ये जो ब्लड है क्या ये मिक्स हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड क्या मिल गया, ये देखो। इससे क्या, अब ये मिक्स्ड ब्लड को पंप करेगा, बात समझाई। इसी प्रकोष्ठ में, इसी वेंट्रिकल में, इसी निलय में, ये 2 अलिंद है, ये निलय है। तो 2 एट्रियम से जो ब्लड गिरेगा, जो बॉडी से आया वो डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन जो लंग से आया वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। दोनों ने पंप किया, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए और दोनों ने अपना ब्लड किस में गिरा दिया, वेंट्रिकल में। ये कॉमन वेंट्रिकल है, ये काफ़ी चौड़ा होगा यहाँ पे, नहीं वैसे। तो जब ये दबेगा तो ये मिक्स्ड ब्लड है, ये बॉडी में भी क्या मिक्स्ड ब्लड सप्लाई होगा और लंग्स में भी मिक्स्ड ब्लड जाएगा, क्योंकि अभी यहीं से दोनों में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी ये फॉर्म होगा। और अब मैं इसके आगे ये जो ब्लड जा रहा है ये मिक्स दिखा रहा हूँ। किस कलर का बनेगा ग्रीन? हाँ, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट की एफिशिएंसी कैसी होगी, बोलो ध्रुवांशी।
3 चैम्बर्ड हार्ट की एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी ना। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सो दिस इज मिक्स्ड ब्लड। हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मिक्स जा रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से इसको लिख दें, दिस इज मिक्स्ड ब्लड। और थर्ड ये बात समझ आ गई। और जो हमारे अंदर होगा वो कैसा होगा? सब अलग अलग। वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। तो उसमें हमारी बॉडी में एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ये चीज़ तो हो गई। और फिर इसके बाद क्या होगा? इन दोनों में भी सेपरेशन होगा। अब यहाँ पर ये जो ब्लड जाएगा एक इधर चला जाएगा और यहाँ एक इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड है ये आप देख रहे हैं कि ये किससे मिलता है? बोलो, ये वाला ये यहाँ आता है, बोलो, क्योंकि पल्मोनरी है ना ये, तो पल्मोनरी से ये यहाँ आ जाएगा। अब ये कहाँ से होता है? बोलो, ये बॉडी से होता है और ये ऐसे हो जाता है। अब जरा देखें, यहाँ पर आप बना लें इस तरीके से, ये लंग्स है। हाँ? क्या? ये लंग्स, ये लंग्स हैं और यहाँ पर क्या है? बॉडी, ब्लड कैपिलरी वेन्स। ब्लड कैपिलरी वेन्स। समझ आ गई बात? तो इसमें जरा देखो, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। सबसे लकीएस्ट हार्ट ये किसमें होता है अगर ये लकी है तो? ह्यूमन और भी बताओ। और अरे वो था ना, वो जो रिंगता था, डायनासोर ने, हाँ क्रोकोडाइल। बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल और तीसरा क्रोकोडाइल। इसमें 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल। 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल है, ठीक है। ये इसमें है। अब जरा इसमें रूट में देखें कि क्या ऑक्सीजन और इन सब का किस तरीके का होता है। बेचारा को इतना मासूम क्यों है? बोलो, किसको? यही मछलियों को। और मछली तो अच्छी होती है। हाँ, ये जो उनको इतना कमजोर हट दिया। हाँ हाँ बोलो। सिस्टमिक ही होगा ये अब इसको क्या कहा जाए? देखो, पल्मोनस और सिस्टमिक एक ही तो सर्कुलेशन है, तो इस ये सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम है। इसको डबल माना गया है। उसको ट्रिपल नहीं, वो भी डबल है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम, इसे डबल माना गया है। अब किस तरीके से डबल है? यानी आया ब्लड, फिर गया, पता नहीं किस तरीके से, बट डबल मिल जाएगा इसको, ठीक है ना। डबल एक बार होता है, वो वो भी बताएंगे। यानी कि अब जरा देखो, when it once goes to body, then it twice comes to body। जैसे बॉडी में गया, गिरा, फिर भेजा गया, फिर गिरा, फिर भेजा गया। समझ में आई बात कि नहीं? तो दैट इज, यहाँ पर अब हम इसका रूट बनाए। अच्छा ये बताओ कि यहाँ से तो जो ब्लड आया बॉडी से, वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। अब इसमें गिर गया, तो फिर इसमें गिरा, और फिर यहाँ से कैसा गया? डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड यहाँ तक गया। अब इसके बाद क्या होगा? लंग्स में ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो फिर ये ऐसे आया और ये यहाँ पे गिरा, फिर क्या ये इधर तो गिर गया वेंट्रिकल में, और यहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड चला। इस तरीके से सिस्टम है। तो हमें तो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है ना, बाकी दूसरे में ऐसा नहीं है। इनको भी ऑक्सीजनेटेड मिल रहा है यश, फिर इनमें क्या गड़बड़ी है? नहीं, कहाँ मिल रहा है? प्योर मिल रहा है बॉडी को, गड़बड़ी कहाँ हो गई? इनके हार्ट में ऑक्सीजनेटेड हाँ सही, प्रेशर नहीं, चलो, क्योंकि गिल्स पे प्रेशर खत्म हो गया,
गिल्स में ही वहाँ जब भी कैपिलरी बन गई तो प्रेशर नहीं है, तो बस वो टहलते टहलते जा रहा है, प्रेशर तो नहीं है ना। गिल्स पे जब भी कैपिलरी के बाद प्रेशर बच जाएगा क्या? तो प्रेशर नहीं है ऑक्सीजनेटेड प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं है तो क्या होगा? प्रेशर के साथ कोई भी चीज़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली किसी ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे भरा हुआ है तो भरे में ज़्यादा एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे ना, तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो घट गया है। प्रेशर में तो बड़ी तेज़ी से, तुम प्रेशर से कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें तो फटाफट जाएगा, फ्लो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये क्या है? ये बॉडी है और ये लंग्स है। Now we will see what does it mean by double circulation system, pulmonary circulation and systemic circulation। ये तीन चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तो और डाटा में पहला नंबर फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, हमने 5 दिखाए, 5 होते हैं ना और डाटा में। एम्फीबियंस कैसे होता है? एम्फीबियंस का मतलब मेढक, टोड, जो दोनों जगह रहे हैं। एम्फी बायोस, एम्फी का मतलब बोथ है ना। अब पहला फिगर बन गया है तो आगे बढ़े। पहला हो गया। सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम एंड डबल सर्कुलेशन सिस्टम। So when blood goes once to body, then it comes once to heart. हार्ट के पास एक बार आया, ठीक है। इन फिश there is two chambered heart having single circulation system. इसमें डबल सर्कुलेशन है और इसको कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इसको कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो बॉडी से जाए तो उसको क्या कहेंगे? सिस्टम में गया है तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसमें क्या ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम है? ये सब सिर्फ एमसीक्यू में आएंगे, उसी को पकड़ लेना है। थर्ड और फोर्थ टेपर्ड और डबल, बोलो। थर्ड ये 3 टेपर्ड और 4 टेपर्ड और डबल सर्कुलेशन। हाँ, और वो सिंगल था। ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। जो लंग्स से जाए उसे क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और बॉडी से सिस्टम से जाए तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये भी डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होगा और उसके कौन से 2 प्रकार हैं? कौन से 2 सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन सिस्टम। A circulatory system in which blood travels twice through the heart in one complete cycle of operation. In double circulation system, blood comes twice through the heart in one cycle, एक साइकिल में ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये देखो, ये बोला है, ये समझो हार्ट है। तो यहाँ से ब्लड गया और यहाँ से कहाँ गया?
यहाँ, और यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर तो यहाँ से लंग्स में जाएगा, और लंग्स से कहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, और फिर यहाँ। तो बोलो कितनी बार इसने एंट्री की एक साइकिल में, हार्ट में? एक बार आया तो फर्स्ट एंट्री हुई, और ये 1 एंट्री, और फिर इसके बाद फिर भेजा गया, फिर सेकंड एंट्री नहीं हुई हार्ट में, और फिर बॉडी में गया। तो बॉडी में व्हेन इट वंस गोज टू बॉडी देन इट ट्वाइस गोज टू हार्ट, है कि नहीं? बॉडी में कितनी बार गया, एक बार। तो बॉडी में जाने के बाद आया, बोला अभी आओ, अब ना जाना, पहले जा घूम के आओ लंग से, फिर आओ, फिर हम बताएंगे जाना है कि नहीं जाना। एक बार तो गिर गया ना हार्ट में, तो बोले अभी नहीं जाना है, तो जाओ घूम के आओ फुफ्फुस से, फुफ्फुस का मतलब पल्मोनस से, वहाँ से घूम के आया, बोला आप ठीक है जाओ। तो ये 2 बार आया कि नहीं आया? तो इसका क्या मतलब है, when it goes once to body then it goes twice to heart। एक बार आया, फिर भेजा नहीं गया बॉडी में, बोले और आओ एक बार, 2 बार आया कि नहीं? जब 2 बार आ गया फिर बोले अच्छा ठीक है जाओ, नहीं? so इस it is one cycle of transportation। so these two types of these two circulations are, कौन कौन से डबल सर्कुलेशन है? एक की डेफिनेशन आ सकती है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज की, अब देखते हैं कि वहां से देखो, वहां से पता चल जाएगा कि दैट इज pumping of blood from pulmonary artery to lungs and coming back to heart via pulmonary vein। pulmonary artery से जाना और pulmonary vein से गिर जाना, ये pulmonary circulation। so that is transportation of deoxygenated blood, ठीक है, from heart to pulmonus। पल्मोनस ना बोलो तो एल्वियोली बोल, एल्वियोलर सेल कुछ बोल सकते। देखो पल्मोनस नहीं याद रहेगा तो फिर क्या लिख देना, एल्वियोलर साइड, बात समझ आ गई? तो हार्ट 2, और किसके द्वारा? वाया पल्मोनरी आर्टरी। अब इसका सरल भी लिखा रहे हैं, एंड कमिंग बैक टू हार्ट वाया coming back to heart oxygenated blood to heart via pulmonary vein। इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मालूम है कि कौन कौन सा रूट है, कुछ भी लिख दो वो सही बोल रहे हैं, ठीक है? गोइंग ऑफ deoxygenated blood to lungs and coming back to heart after oxygenation is called pulmonary circulation। इतना लिख दो तो भी चलेगा। That is going, that is transportation of deoxygenated blood from heart to lungs and coming back to heart, कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, coming back to heart after oxygenation
is called pulmonary सर्कुलेशन। इसी तर्ज पर यश मुझे सिस्टेमिक सर्कुलेशन की डेफिनेशन बताओ। लंग्स की जगह बस बॉडी डालना। बोलो जरा ध्रुवांशी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाँ बोलो। वाया आर्टरी, वो तो छोड़ो, वो ठीक ऑर्डर आउर्टा से जाता है ना, फ्रॉम आउर्टा या फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड आफ्टर डीऑक्सीजनेटेड गेटिंग द ऑक्सीजन कमिंग बैक टू हार्ट। सही है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड कमिंग बैक टू हार्ट आफ्टर डीऑक्सीजनेशन इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दिव्यांगी रिपीट करो। When the oxygenated blood moves to body from heart and deoxygenated by blood capillaries and coming back to heart. तो इसी चीज को लिखें कि सृष्टि कौन से तीन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उधर मत देखो। क्रोकोडाइल, हाँ ह्यूमन बीइंग्स, हाँ दिव्यांगी Birds. सही है। अब बताओ 3 चैम्बर्ड किसमें किसमें होता है। रेप्टाइल्स, हाँ और तो नाम ए से कोई नाम? एम्फीबियंस। रेप्टाइल का एक एग्जांपल दो। रेप्टाइल्स बोलो नेहा। रेप्टाइल सड़क पे चलता है, सरीसृप। स्नेक हो सकता है। एम्फीबियंस नहीं रही, बोलो। Reptile. एम्फीबियंस, रेप्टाइल, Snake. Rat. इनमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3। देखो रैट बच्चों को जन्म देता है, वो स्तनधारी है, मैमल्स है, इसलिए उसको मैमल में रखो, रैट मत बोलो। जो रेप्टाइल अंडे देते हैं दीज आर ओवीपेरस, वी आर विविपेरस। ये ध्यान दो। मैमल्स क्या करते हैं, बच्चे देते हैं ना। तो रैट किस में रखोगे, रैट मैमल्स में रखो। और जो सड़क के चल हैं वो उसमें पैंग्स नहीं होते हैं, पैंग्स Four chambered heart. No, the piece. वो बर्ड में आ जाएगा तो 4 चैम्बर्ड है। अब यहाँ देखो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी सेल्स and after deoxygenation coming back to heart, is called systemic circulation. 4-chambered heart is superior than other kinds of heart. क्यों? सुपीरियर टू, सुपीरियर के आगे या इंफीरियर के आगे टू प्रीपोजिशन लगता है, देन नहीं लगता, ठीक है। सुपीरियर टू अदर काइंड ऑफ हार्ट्स, as in this oxygenated blood is separated from deoxygenated blood
अर्पिता सेप्टम होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट में कि नहीं? नहीं हाँ, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय सेप्टम होता है कहाँ होता है? फिगर देखो, वो चैम्बर 4 में होता है, तो इसमें अलग रहता है। एंड ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू बॉडी सेल्स अंडर प्रेशर, जिससे फिश वाला रिकवर होता है। एंड ओनली ऑक्सी, ये क्वेश्चन बनेगा तो फिर कर लेना कि क्यों सुपीरियर है, तो ये क्वेश्चन है इसलिए सुपीरियर है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड is supplied to body cells under pressure, resulting more supply of oxygen and nutrients to body cell and hence higher rate of respiration. न्यूट्रिएंट्स के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि ये रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए या इसकी न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए? बोलो, कुछ तो बोलो। अभिषेक ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ग्लूकोज नहीं होगा तो ऑक्सीजन का क्या करेगा। कितनी बड़ी बात इन्होंने बातों बातों में कही कि नहीं। सो रिजल्टिंग in higher rate of supply of O2 and nutrients to body cell. ग्लूकोज और O2 दोनों दोगे तभी तो तोड़ेगा कि O2 से तोड़ लेगा। O2 and nutrients. Hence there is higher rate of respiration, releasing more amount of energy and keep their body at constant temperature, so these are called warm blooded. This results higher rate of respiration and in turn more energy is released. अब इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। सो बॉडी टेम्परेचर, दिस हेल्प्स इन कीपिंग बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट एंड दीज आर वार्म ब्लडेड। देयर बॉडी इज वार्म, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, पूरे साल भर ये एक ही एफिशिएंसी से काम करते हैं। अगर 24 डिग्री टेम्परेचर रहे तो तुम साल भर अच्छे से काम करोगे कि नहीं। जब टेम्परेचर बदलता है तो फिर हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। मोर एनर्जी इज रिलीज, दिस मेक्स, दिस हेल्प्स देम टू कीप बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट लगता है एंड दीज आर कॉल्ड, जब उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगी, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल। These have better efficiency throughout their life, better efficiency in all climatic conditions, and do not go to hibernation. All climatic condition. इनका एग्जाम्पल क्या है जो ऐसे हैं? Fishes and mammals. जहाँ फिशेस ओविपेरस हैं वहीं पर मैमल क्या है? विविपेरस। इसलिए कभी रेड को इसमें ना डालना। सर तो इसमें बर्ड्स नहीं आएंगे? फिशेस नहीं, एविस लिखो, हमने गलती लिख दिया। सही है, एविस। These are warm blooded. On other hand, 2 chambered and 3 chambered
herd animals are cold blooded and they go to hibernation. क्या? बोलो 2 chambered and 3 chambered hearts. नहीं, बोलने को नहीं कह रहे, मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ पर डाउट बोलो, मैं उसे समझा। क्या निकालना हाँ? है? डाउट का नहीं है डाउट। नहीं ना, तो जैसे ये एफिशिएंसी है तो इनमें 4 चैम्बर डाट है, तो इनमें अच्छा रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, तो ये वार्म ब्लडेड है। सब बियर्ड्स वगैरह भी तो बियर सब बियर तो बट नहीं, वो तो पोलर बियर्स आते हैं ना। पोलर बियर भले ही चले जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कंडीशन ऐसा है तो वो कुछ न कुछ करते हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है। बट वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है तो उसमें वो बिल्कुल सीज हो जाते हैं। उतना हमारी बॉडी नहीं कर सकती कि बिल्कुल एक्सट्रीम हो, -50 में कर ले, ठीक है कि नहीं। अदरवाइज एक नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन है, क्योंकि उनको 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है, और जब उनको खाना पीना ही नहीं मिलेगा तो फिर हर्ट कर लेकर के क्या करेंगे। सब पानी जम गया है, उसमें से उनको चाहे सील हो या वॉलरस हो तो उनको मछलियाँ मिलेंगी नहीं, बर्फ़ को फोड़ फोड़ के निकालनी पड़ती है, तो वो अलग बात है। लेकिन एक फिर भी 0 डिग्री हो, या लद्दाख में हमने देखा वो साल भर काम करते रहते हैं, -30 पे भी अच्छे से काम करते हैं। मैं तो रहा हूँ प्राइस में, तो अच्छे से सब भेड़ें चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। -50 अलग चीज़ होती है ना। सो इसके अलावा 2 चैम्बर्ड and 3 chambered heart animals are cold blooded, having less efficiency of heart, and lower rate of respiration, क्योंकि जब सही तरह से ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी क्या होगा। So they get their body temperature it does not remain constant, वो क्या रहेगा, वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से ही रहेगा। So they cannot afford their body temperature constant। AC चलाना आसान काम थोड़ी है, 28 रुपये घंटे का लग रहा है, और कूलर में 3 रुपये घंटे का लगता है। तो AC हमारी बॉडी AC है ना, 37 पे मेंटेन कर रहे हैं, कोई आसान काम है क्या। AC कितना महंगा है, 28 रुपये प्रति घंटा। जूस भी पीना पड़ता है, कई बार एक्टिव भी पीना पड़ता है, क्यों पीना पड़ता है, बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखने की तो पड़ती है सर, तो आसान काम है क्या ये सर। तो इसलिए हाई, सो दे कैन नॉट, देयर बॉडी टेम्परेचर क्या होगा बोलो, टेम्परेचर वेरीज एज पर सराउंडिंग, वो खुद नहीं मेंटेन कर सकते, उनमें वेरिएशन होगा, वेरीज एज पर। हाँ बोलो, शरीर के अंदर ठंड लगती होगी क्या उनको। अब ऐसी स्थिति में वो क्या है कि कहीं गर्म जगह पर, कहीं छेद में, गुफा में घुस जाएंगे जहाँ पर सर्दी न लगे, या समझ में आ गई बात कि नहीं, या 2 डिग्री का टेम्परेचर इधर हुआ, सारी मछलियाँ भागने लगती पानी में। और कई बार तो ये जेलीफिश हाइड्रा 2 डिग्री टेम्परेचर पे एक साथ झुंड की झुंड मर जाती हैं, फिर ट्रक से उसको हटाना पड़ता है अमेरिका में। जैसे आप ये देखो मैरिजुएना या कहीं कहीं पर ट्रक में वो 2 डिग्री का टेम्परेचर, 2 डिग्री गड़बड़ हो गई, वो 2 डिग्री नहीं सहन कर पाए, तो ऐसा होता है। तो वेरीज एज पर एट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन दे गो टू हिबरनेशन। सर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन को और सर्कुलेशन का ना। हाँ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन यही है। और फिर ये क्यों 4 चैम्बर्ड हार्ट क्यों सुपीरियर है, वाई वी आर सुपीरियर देन अदर्स, तो ये क्वेश्चन एक अलग से आएगा, ठीक है, ये नोट है कि क्यों हम सुपीरियर। इस पर कुछ भी क्वेश्चन बनेगा ये आप लिख देंगे आसपास वाला, तो यही सही है। तो एज पर सराउंडिंग एंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा, दे हैव टू, उन्हें सुप्तावस्था में जाना पड़ता है। हिबरनेशन का मतलब है लाइफ प्रोसेस एट एक्सट्रीमली स्लोअर रेट, सिर्फ जिंदा रहते हैं, और बाकी कई लाइफ प्रोसेस को तो सस्पेंड कर देते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन और ये सब, और लोकोमोशन को। दे हैव टू गो
अब ये हिबरनेशन कहते हैं कि हाइबरनेशन, कई लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, आप टीचर से पूछ लेना या गूगल से पूछ लेना जैसा हो। गो टू हिबरनेशन। इन दिस, ये सुप्तावस्था है। कैसी अवस्था है? सो हो जाते हैं। हम भी तो सोते जैसे कई बार ऐसा आपने सुना कि वहाँ पर माउंटेन पर गए और हमने एक लकड़ी उठाई, जैसे ही धूप पड़ी वो सांप बन गया। ऐसा सुना है कि नहीं कहानियों में, पंचतंत्र की कहानी। तो धूप पड़ने पर हिबरनेशन हट गया उसका, और उसी से हम चल रहे तो थोड़ी देर बाद वो हाथी पे निपट गया, इसी का टेक लगा के। सो हिबरनेशन चल जाते हैं। इन दिस केस द लाइफ प्रोसेसेस आर एट एक्सट्रीमली स्लोअर रेट। Life processes are at slower rate. So when suitable temperature comes, then hibernation lifts up. ये अपने आप उठ जाता है, फिर से वो अपने एक्टिविटी करता है। अब देखिए कि हार्ट बीट्स, that is one complete contraction and relaxation of heart is called heartbeat. हर एक चीज बार बार दबेगी। पहले राइट एट्रियम, फिर इसी के बाद राइट वेंट्रिकल, फिर इसके बाद लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट, ये चार का एक साथ दबना, फिर अगला साइकिल शुरू होता है। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड वन कंप्लीट रिलैक्सेशन। फैलना भी पड़ेगा तभी भरेगा ब्लड। दबाने का मतलब ब्लड फेंक देना, और फिर खुलने का मतलब डाइलेट होने का मतलब ब्लड भरना। तो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ये देखिए, सो अवर हार्ट बीट्स 70 to 72 times in a minute. Our heart beats 70 to 72 times per minute. तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि एवरी टाइम जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, देन इट फोर्सेस ब्लड टू बॉडी। तो जो हमारी ये पल्स है, पल्स को नब्ज भी कहते हैं। तो इसको पकड़ो तो फील हो रहा है, डब 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 है। ये पकड़ो, ये इसको पकड़ो, यहाँ यहाँ उंगली रखो, मेरे रखो। हाँ। हो रहा है? मेरी तो नहीं हो रहा। आप देखो, ज़्यादा नहीं हो रहा है। फिर आपकी हो रहा है, मेरे क्यों नहीं हो रहा? दिल या तो मेरा दिल हो रहा है, ये तो ज़्यादा ही हो रहा है। इसको दबाओ। यहाँ से बीच वाली रास्ते, साइड वाला। ये देखो, पकड़ो इसको। हो रहा है आपके? हुआ? हुआ? देखो फिर यही रखना, इसको पकड़ो, दबाओ। अब अपने करो। आपको हुआ? ट्राई करो पहले। हो रहा? हो रहा? देख लो एक बार, रुके भी फिर बताने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है। हो रहा? हुआ? नहीं, ये तो तेरा पड़ता है। यहाँ देखो, इस पे रखो। इस पे रखो। अभी हो रहा तो आपका ज़्यादा दबाएंगे तो ज़्यादा होगा। हो गया ना, देख लिया आप सौम्या। हाँ, ज्यादा दबाओ उसको, इतना समझ आ गया। पल्स, तो ये पल्स है ना, ये पल्स है। तो इसको क्या कहेंगे? पल्स रेट। ओके, नाउ
pulse rate of adult person is 70 to 72 per minute. During exercise, it reaches to 100 pulse per minute. इससे क्या होगा? तेजी से दिल धड़केगा। हाँ तो इससे क्या होगा? तो तेजी से अगर एक्सरसाइज करेंगे, क्या हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है? तो क्या हमारे हार्ट को ज़्यादा बीट करना चाहिए और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट करना चाहिए? हम विगरस एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा बताओ? क्या हम नहीं, वो तो बात सही है, बट विगरस एक्सरसाइज में क्या ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है? ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना। तो उसके लिए हमारे हार्ट को क्या कर लेना चाहिए? ज़्यादा पंपिंग करनी चाहिए। So during vigorous exercise, this reaches to कितना बढ़ जाएगा? मेरा कहाँ चला गया? इधर तो नहीं है? कहाँ? हाँ, देखो during vigorous exercise it reaches to 100 per minute। इतनी बात हो गई तो हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है ना। अब जरा देखो कि एक होता है स्टेथोस्कोप। तो जो हमारा हार्ट बीट है, समझ लो ये हार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ इसको रखेंगे और फिर इसको कान में करेंगे तो डब 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 डब। तो इसको आप लोग एक देखिए, दो हैं और एक तो कर ही नहीं जाती। तो बिल्कुल दबा के रखो, कान में लगाओ, आवाज आएगी। ये बात इससे आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जिंदा है या नहीं। ये पता चल जाता है इससे कि हाँ, हम किसी भूत के बगल नहीं बैठे। भूत भी मरने के बावजूद उसका भी हार्ट कैसे चल रहा है? हाँ, ना ये तो हो गया पल्स रेट। अब हम आगे की बात देखेंगे कि इस स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू फाइंड हार्ट बीट। ठीक है, लेफ्ट की तरफ हार्ट है ना। हाँ बस याद रखना। ऐसे ही पता चल रहा है कि मैं जिंदा हूँ। स्टेथोस्कोप इज a scientific device या instrument to count heartbeat। तो स्टेथोस्कोप में क्या होता है, ये डायाफ्राम है और डायाफ्राम के बाद क्या होगा कि ये ऐसे एक रबर ट्यूब होगी और रबर ट्यूब के पास क्या होगा, तो इसमें ऐसे ट्यूब में हो जाएगा और फिर ये ऐसे कान में लगेगा। इवन ये डिवाइस आजकल ऐसी होगी कि जिसके गले में पड़ी होगी लोग कहेंगे यही डॉक्टर है, डॉक्टर साहब बचा लो। तो जिसके गले में पड़ी होगी तो सब लोग उसी से बोलते हैं कि नहीं। ये किस पे काम करता है, मान लो यहाँ हार्ट है तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और इस रिलैक्सेशन पे काम करेगा कि नहीं। सो ये देखो तो, और ये दीज आर
ईयर्स। तो यहाँ से जो आवाज़ आएगी, क्या ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है? देखो यहाँ से आवाज़ आएगी, ऐसे आएगी कि नहीं, और फिर रिफ्लेक्शन होते होते कहाँ जाएगा? आगे। 9th में पढ़ा था कि नहीं? ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन में काम करता है, और फिर यहाँ से आवाज़ ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होते होते कहाँ चली जाएगी? कान में आ जाएगी। ये है, समझ में आ गई? और ये देखो, सो इट वर्क्स, सिर्फ को इतना पूछ ले, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इट ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सर पर हमने 9th में ये तो पढ़ा था कि मतलब अगर एक पर्टिकुलर टाइम ना मिले और एक डिस्टेंस तो रिवर्बरेशन होने लगता है। ये कुछ नहीं, इसके अंदर वो है कोई यहाँ पर, हाँ, लौट के कहीं से थोड़ी ना आ रहा है आवाज़, कोई यहाँ से, ये तो नहीं है 17.4 मीटर हो उतना जाए फिर वहाँ से लौटे, ऐसा तो नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है कि नहीं? तो 0.1 का अगर आपका वो टाइम गैप है बिटवीन टू पल्सेस, उससे कम है तो रिवर्बरेशन होगा। ये सब कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, आधा मीटर भी नहीं है, 17 मीटर, वो कुछ भी नहीं है ऐसा कि ऐसा। तो बस इसको आप सुन रहे हैं, अपनी आवाज़ से खुद सुनना रिवर्बरेशन है क्या? ठीक है, अब आगे देखो, बीच में नहीं है, यहाँ रखो। तो वहीं रखा था पहले। सुनाई पड़ा कि नहीं? हाँ। एक इसमें अच्छा है, एक खराब है। तो अगर मान लो एक से तुम्हें नहीं सुनाई पड़ रहा है तो तुम दूसरा देखो, एक 350 का है, एक 125 का। तो मतलब घटिया और अच्छा है, मान लो तुम्हें नहीं सुनाई पड़ा तो दूसरा पड़ेगा। अगर एक जैसे किसी को नहीं सुनाई पड़ सकता तो दूसरे में तेज आवाज है, डब डब। अब आगे देखो, ओके नाउ पल्स रेट तुम्हें समझ में आ गया? ऐसे उंगली रख के मीजर किया जा सकता है, जैसा इसमें बताया है कि हाथ में 2 उंगली रखनी चाहिए। 2 रखना जरूरी है क्या? हमने तो सर एक ही रखा। और वो भी थम रखा था, उंगली नहीं सही है। अब देखो, पागल है। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। पढ़ो ब्लड प्रेशर। ओके, बस अब सौम्य लिखो। सर मैंने लिखा सब। The pressure at which blood is pumped around the body by heart is called blood pressure। चलो, और कुछ और भी चीजें आप लोग एक्सपीरियंस करो। ओह नो, ये बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस कुछ नहीं, ये अपने समझो ब्लड प्रेशर के लिए, इसको आम में लगाओ, कैसे होगा? और फिर इसको इतना टाइट क्यों समझ करना में आई बात की नहीं? ये है, तो अगर इसको ऐसे डालिए, इसको देख लो, फिर ये हमने ऐसे कर दिया, ये कफ पैड है, क्या कहलाता है? सर और टाइट कीजिए। हाँ कर रहे हैं, इसी से हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें ये इन्फ्लेट हो रहा है, फूल रहा है, और जब ये इन्फ्लेट हो जाए, अब इसमें आगे इस पे क्या है? ऑटोमेटिक मशीन भी आती है जो डायरेक्ट ही बता देती वो बता ही देती है। ये देखो, ये इसको फुलाओ और इसको नॉब को बंद कर लो टाइट, तो ये फूलता चला जाएगा। इसमें प्रेशर बढ़ रहा है क्या? ये पूरा ब्लड रुक गया। तो जब ये हो जाए तो ऐसा करने के लिए, ये देखो खुल गया। तो जब इसे मीजर करना तो सबसे पहले सुनो, इसको बंद कर लो मुट्ठी ऐसे, तो सब ब्लड अंदर चला गया, सब ब्लड अंदर चला अब गया। अपना मेजर करके बताइए। इसको बंद करो नॉब को, हम बताना इसको बंद करो जरा नॉब को। देखो मैंने ऐसे कर लिया है, सारा ब्लड अब हाथ में नहीं है, कुछ भी ब्लड नहीं है। अच्छा, अब वो एक हमें वो लाओ, स्टेथोस्कोप लाओ। अब देखो मैं तरीका बता रहा हूँ जैसे आपको करना है। ये देखो, सो इसको कान में लगा लेना, और ये जो चीज़ है इसके अंदर रखना, ये रख दिया, ठीक। अब इसको बंद कर लिया, ये बढ़ रहा है, अब मैंने बढ़ा दिया। अब इसको धीरे से हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे और हाथ खोलेंगे। हाथ हमने खोल दिया,
ये कर दिया। अब जैसे ही रिलीज करेंगे तो इसमें क्या होगा बताओ, ब्लड प्रेशर गिरना चले चाहेगा तो एक आवाज़ आएगी, इसको रिलीज करेंगे और देखते रहेंगे, तो जैसे ही पहली आवाज़ आएगी सू, तो जान जाएंगे वो हाई ब्लड प्रेशर है, और जो सू जैसे आवाज़ चली गई सू की तो वो लो ब्लड प्रेशर है। समझ में आई बात कि नहीं? तो जब फर्स्ट साउंड ऑफ सू कम्स देन इट इज हाईएस्ट हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड जाएगा ना हार्ट से, अभी नहीं जा रहा है बिल्कुल, अभी सफ़ेद हाथ है, फिर लाल हाथ हो जाएगा। ध्यान नहीं दे रही हो? हाँ, तो सुनो जरा, जैसे ही अब इसको आप क्या करना, अब बोलो ये पूरा टाइट है, इन्फ्लेटेड है, अब इसको धीरे से तुम रिलीज कर दो और इसको यहाँ रख के ऐसे रिलीज करो और फिर आवाज आएगी। ये लो ब्लड एक्सपीरियंस प्रेशर करो। सर, आपका ब्लड प्रेशर लो है? हाँ? इसमें आवाज आएगी स्टेथोस्कोप में, ब्लड के जाने की भी आवाज आएगी और जाता रहेगा सू, जब रुक गया तो लो ब्लड प्रेशर। तो 120 पे सू की आवाज आनी चाहिए और 80 पे सू के रुकने की आवाज आनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। मेरे बाल तुम्हें तो डर लग रहा है, अभी आएगा तुम्हारे पास मैंने तो इसे निकाल दिया था, ज़्यादा स्क्रीन टाइम था तो डॉक्टर लोग बहुत अच्छा वो स्क्रीन टाइम उसमें तो अपने आप लगाते ही बस बटन ऑन करते करते ही स्क्रीन बंद, इसमें थोड़ी चेंज कर देता रोकने का काम बहुत आवाज़ कैसी होती है, कैसे उसका चलेगा किसी ब्लड प्रेशर हाई और लो वाले क्या हुआ, जान का आना तुझे? एक चीज़ और साक्षी वो कौन सा लाइन था, एलिस इन वंडरलैंड वाला, एक एलिस इन वंडरलैंड उसमें एक इंटरव्यू पढ़ा था। केदारनाथ और एक और प्रसाद क्या करें, मिठाई है, सड़ जाती है, मिठाई सड़ती है,
बहुत सारे मेंबर्स जब भी कौन है 2-2 डब्बे 3 डब्बे खरीदेगा, एक ही डब्बे का बता देगा पक्का, वो एक ही डब्बा प्रसाद के रूप में लेके गया होगा, एक ही डब्बा आया और चलिए, तो ये स्टेथोस्कोप हमने देख लिया। ज़्यादा किया ना, सर वहीं तक पहुंचा अभी तक। 120 से ऊपर करो, समझ में आई बात कि नहीं? 150 तक करो। एक ने क्यों ना आप किसी एक का हाथ पकड़ के चेक करके एक बार हमें बता दीजिए। नहीं तो उसमें आवाज़ तो आपको ही सुननी पड़ेगी ना। हाँ समझ में नहीं आ रहा है ब्लड प्रेशर हाई अभी सब समझ में आएगा। अभी दिखाया कहाँ? अभी मैं बर्गर खाने चला गया। चलो आपको खिलाया जाएगा, ले जाएंगे अच्छी जगह। चलो ओके। ब्लड प्रेशर का मतलब समझो कि द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ब्लड वेसल्स। सुन लो, अभी मैं करा के भी दिखाऊंगा ना, थोड़ा समझ लें तब तो करें। यहाँ समझने से वहाँ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हमारे जो सुन लो, अरे हमारे ब्लड वेसल्स में क्या एक्सेस प्रेशर है? अगर हम इसे कट कर दें तो क्या ब्लड फुहारे की तरह निकलेगा? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आर्टरी की, वेन की नहीं कर रहा हूँ। वेन में तो प्रेशर होता ही नहीं, सबसे अंदर जाके काटो तो क्या होगा? द एक्सेस प्रेशर इन आर्टरी, द एक्सेस प्रेशर इन, मेनली आर्टरी की बात की जा रही है, इन आर्टरी, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में जितना भी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेशर है? क्या आपके ऊपर 500 किलोमीटर का एयर कॉलम है और उसकी वजह से आपके सर पर 225 किलो का वजन पड़ रहा है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ आई बात कि नहीं? तो दैट इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके ना, कुछ चीज़ें समझ लो कि ये हमारे ऊपर, अब ध्यान दो इधर, ये 225 kg का एयर है, 225 kg। ये किसकी वजह से बोलो? ये एटमॉस्फेयर है क्या? ये 500 किलोमीटर आपके ऊपर जो एयर कॉलम है ये वही है। और ये फिर क्या है? दिस इज योर हेड। सो ये आपके सर पे कॉलम है और इतना कॉलम आपके सर पे है और ये 15 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर। कितना कितना है बोलो? आपके हेड का ये क्या लिया जा सकता है? 15 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कुलर कर लो, दोनों एक ही चीज़। जो कि 8 2 जा क्या होता है? 16 तो होता ही है ना, तो 16 है तो 15 15 करके वैसे कर लो, और या दोनों तो 15 15 करके एक स्क्वायर हेड लेना है। ठीक है, तो बताओ जो हेड है वो कितने का लिया जाए? तो 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? तो बोलो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन। अच्छा ये बताओ, अगर किसी चीज का मास तुमको पता है तो क्या वेट निकाल सकते हो? W इज इक्वल्स टू mg पढ़ा है, तो अब इसका W निकालो। इसको क्या लिखेंगे? 225 इंटू 10 कर दें तो 2250 न्यूटन हो गया। अच्छा इसका एरिया बताओ। 225। ये 15 सेंटीमीटर तो मीटर में बदलो, 0.15 इंटू 0.15 मीटर हुआ। तो बोलो सौम्य ये कितनी वैल्यू आएगी लेंथ इंटू ब्रेथ करने पर? ये बहुत सही बता, आप भी बताओ। 0.0225। सही है, 0.0225 मीटर। ऐसा ही अभिषेक ने भी बोला था। तो दैट इज फोर्स। कितना है? फोर्स ही वेट है ना। फोर्स क्या है? फोर्स तो जो पड़ रहा है डाउनवर्ड वेट है कि नहीं? तो फोर्स की जगह क्या लिख सकते हो? वेट ऑफ एयर अपॉन एरिया। वेट कितना है और एरिया कितना है बोलो? 225। ये न्यूटन में है और ये किस में है? मीटर स्क्वायर। अच्छा अब डेसिमल हटाओ,
तो डेसिमल हटाने पे क्या हो रहा है? ध्यान नहीं दे रही है नेहा। 0 0 0 रखते जाओ। ध्यान दो, बाद में पूछेंगे आप। यहाँ तक बात समझ आई? तो 225 से इसको कट करो तो कितना आया? 10,000 देखिए 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी चीज को पास्कल भी कहते हैं क्योंकि प्रेशर की जानकारी हमको किसने दी है? पास्कल नहीं, तो किस लिए इसको कहेंगे पास्कल। मीटर तो भी हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना पड़ रहा है? 1 लाख का पास्कल। समझ में आ गई बात? अब अगर जैसे मान लो ये तो हो गया हमारा प्रेशर पड़ रहा है, ये प्रेशर इतना प्रेशर है कि आपके हाथ में 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्करी रखा जाए। कितना? देख लो, मरकरी तो एक ही बहुत भारी होता है। मैं आपके हाथ में 2 सेंटीमीटर रख रहा हूँ, बाकी आप 76 कुछ कल्पना कर रहे हैं। ये देखो 2 सेंटीमीटर मरकरी। ये 2 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, हाथ में रखवाओ। मरकरी और 76 होगा तो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर 1.5 76 होगा तो क्या होगा? सर हमारे सर पे इतना बोझ है। तो यानी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल है? 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्करी। बस वही पे राइट करेंगे, बस जाइए। समझ में आया? तो ये जो प्रेशर किसके इक्वल है बोलो? अगर आपके सर के ऊपर कितना मर्करी रख दिया जाए? 76 सेंटीमीटर से कान में लगा ना, कोई अपने कान में लगाए। चलो, और क्या ये प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर भी है जो ऊपर है? क्योंकि हम सांस भी ले रहे हैं तभी तो ये बैलेंस है, वरना मैं सुन लो, वन चक्कर खा के गिर जाए। ये बहुत सही कह रही है। इन्होंने मैन ऑफ मार्स पिक्चर देखी, मैन ऑन मार्स। वहां पर जब आदमी जाता है तो अंदर तो इतना प्रेशर है और बाहर कोई प्रेशर नहीं, तो उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और आँख बाहर निकल आती है। तो वो चीज़ आपने देखी है मैन इन मार्स में। मैन ऑन सूट ना पहने, उसने थोड़ी देर के उसका खुली हवा लें और जैसे उसने खुली हवा ली बॉडी ब्लास्ट कर दी। अब इसी के ऊपर फिर ये मून के हालात है। इतनी बात समझ आ गई? तो इतना ही अंदर है इतना बाहर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर कितना है देख लो। अब कुछ बातें करें। अच्छा बहुत मतलब ध्यान ब्लड से देखिए। प्रेशर हाई और डाउन होगा तभी चक्कर खा गिर जाएंगे, क्योंकि अंदर का मतलब जो प्रेशर है वो भी बढ़ा जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्विवेलेंट है बताओ? कभी तुमने पानी के ऊपर मग उल्टा किया, पानी से भर गया, तो पानी क्यों भर जाता है बताएं? क्योंकि चारों तरफ से क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है। अब देखो, अगर मान लीजिए एक ट्रफ ले लो और उसमें मरकरी भर लो, और ये मरकरी यहाँ से कितने हाइट तक जाएगा? क्या 76 सेंटीमीटर तक? 76 सेंटीमीटर बहुत होता है, यहाँ तक होता है कम से कम 1 मीटर यहाँ तक है। तो ये समझ में आ गई बात? इतना तो- ज़्यादा मरकरी 2 सेंटीमीटर का वो। इतना मरकरी, यही जो मैंने आपके हाथ में रखा यही 7,000 का था। अब जरा देखो, रुक जाओ। तो ये 76 सेंटीमीटर। अब ये सेंटेंस रिपीट करो बेटा सौम्या। व्हाट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बोलो। देखो सौम्या कर रही रिपीट, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर आप लोग मिस कर देते हैं जो वो हमें बताती हैं। वो एक इंटेलेक्ट है। हाँ बोलो बेटा। जैसा कि सौम्या की मुस्कुराहट ने बताया कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे कितना पास्कल होता है सौम्या? 1 लाख पास्कल। और ये किसके इक्वल है अगर हम मरकरी के टर्म्स में देखें? 76 तो क्योंकि क्या चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा और वो मजबूर कर देगा कि मरकरी तू अंदर जाओ। यही तो है, क्यों मरकरी ऊपर गया? चारों तरफ से ये कॉलम ने प्रेशर डाला और मरकरी कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। इसमें हवा नहीं थी क्योंकि हमने उसी के अंदर टेस्ट ट्यूब डाल के उल्टी की। हवा होती तो जा पाता क्या? अब तो नहीं जा पाता। तो लिखो, मतलब जब भी किसी भी चीज में आपको कोई चीज डालनी है तो ऐसे डालोगे तो कभी भी इसमें ये है, यार पंखा बंद हो जाए। ये देखो सामान में पंखा बंद कर दिया, पंखा खुद ही बंद कर दिया। अरे ठीक है, वो करके कैसे करते हैं? जाके वापस क्या?
कौन सा बटन है? ऊपर वाला। मैंने किया है। सबसे ऊपर वाला। ये देखो, ध्यान दीजिए, ये अगर हम इसमें डालेंगे तो पानी चढ़ जाएगा कि नहीं? देखो जैसा सृष्टि ने कहा कभी नहीं चढ़ेगा। क्यों ये ऐसी बोली? एयर है तो नहीं चढ़ सकेगा। जब मैंने ऐसे डाला कुछ नहीं हुआ, तो चढ़ रहा पानी, क्योंकि हवा को थोड़ी ना कोई दबा सकता है। मैं इस चीज को अब इसमें डाल रहा हूँ, ऐसे हवा निकल गई सारी, और फिर ऐसे किया तो क्या चढ़ गया? निकला? तो हवा निकालो, ऐसे ही मरकरी को भी करना है। समझ आई बात? तब ऐसे ये देखो, ये मैं कुछ हवा भी इसमें छोड़ देता हूँ आपकी सुविधा के, जिससे आपको ये पता चले हवा दिख रही। ये देखो, ऐसे देखो, तुम डॉक्टर ही बन जाओ। ये समझ में आया? पानी भर गया नहीं? तो इस तरीके, और ऐसे करो तो नहीं भरेगा, सही है कि नहीं? तो ऐसे मैंने मरकरी को भी उल्टा करके देखा, तो कितना मरकरी चढ़ गया? 70। उससे नहीं ज्यादा चढ़ पाया, बहुत भारी होता है ना। ये पानी चढ़ गया और फिर निकला भी नहीं, थोड़ी हवा भी है, हवा भी मिक्स कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज करनी पड़ी। अब देखो, ओके, अब देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 1,05,000। ये क्या 760 mmHg है? मतलब किसके इक्वल है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है वो 10⁵ पास्कल है। नहीं पास्कल है ना? ये किसके इक्वल है? इट इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी। जितना प्रेशर एक 76 सेंटीमीटर कॉलम हमारे सर पे रख दिया जाए ग्लास और मरकरी भरा जाए, कितना भर दिया जाए? 76। ऐसा नहीं कि अभी भरा जाए, अभी लग रहा है, क्योंकि अंदर और बाहर सेम प्रेशर है तो हमें कुछ फील नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम स्पेस में हो और इतना वजन लगाया जाए, और जब हम सो रहे होते हैं तब? सो रहे हो तब भी प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो है ही हमारे ऊपर उतना। एटमॉस्फेयर हटा के सोगी क्या? हटो। इज इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट है 76 सेंटीमीटर या 760 mm कॉलम ऑफ मरकरी। अब देखो, ये हमारी आर्टरी है, और बाहर कितना प्रेशर है बताओ? एटमॉस्फेरिक 760 mm ऑफ Hg। और ये जरा देखो, ये क्या है? दिस इज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज। एक सिस्टोलिक प्रेशर है, एक डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब कॉन्ट्रैक्शन फेज है तो इसके अंदर कितना प्रेशर होगा? ये देखो, बता दिया कि नहीं? कह रहे हैं कि 760 तो होगा ही, और 120 और 120 और क्यों? ये मतलब ये एक्सेस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। 76 से 12 सेंटीमीटर पर। सो ये कौन सा प्रेशर है? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड आर्टरी इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। इतना ज्यादा हाई प्रेशर? 760 तो बाहर है ही है, और ब्लड के अंदर भी 760, लेकिन जब उसने पंप किया तो जैसे तुम्हारी टायर में, स्कूटी की टायर में एक एक्सेस प्रेशर रहता है, तो वो 200 mmHg रहता है। तुम उससे कहते हो 35 psi यानी पर स्क्वायर इंच डालना, और अगले वाले में 30 डालना। ये हर बात कहते हो कि नहीं? जिसके पास स्कूटी होगी उसे मालूम होगा। ऐसे सबको नहीं पता होता है, गाड़ी होने में पता चले। या बाइक हो तो कह देता पीछे में 35 आगे में 30, कहता जी बाबू जी, ऐसे बोलता है नहीं बोलता? और तो ये चीज़ है कि इतना तुम उससे कहते हो एक्सेस प्रेशर डालना। क्या डालना? यानी ये जैसे हमारे पास एनिड्रॉइड बैरोमीटर है, तो इसमें हम जो अब इसमें एक्स्ट्रा डालेंगे वो इसका एक्सेस प्रेशर है। तो ये 760 से ऊपर जाएगा, 790 जा रहा है, तो ये और बढ़ा दिया, ये एक्सेस प्रेशर। समझ में आया कि नहीं? 800। तो ये व्हाट इज, अब देखो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक दो तरीके के प्रेशर है ब्लड में। एक है ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है, और दूसरा क्या? ये रिलैक्स करेगा।
क्या जब रिलैक्स करेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो हो जाएगा आर्टरी के अंदर का प्रेशर? पर वो होगा कैसे? देखो बहुत अच्छे, नहीं वो हो ही नहीं सकता कि जब ये रिलैक्स करेगा तब भी प्रेशर डालेगा। इतना भी गया गुजरा नहीं कि वो प्रेशर लेस हो जाए, तब भी 80 डालेगा। तो कितना एक्स्ट्रा डालेगा बोलो? 120 हाईएस्ट है और 80 क्या है? अगर इससे कम हो जाएगा तब तो तुम्हारी कैपिलरी में प्रेशर के साथ ब्लड ही नहीं जाएगा, फिर तुम्हें क्या होगा? चक्कर खा के गिर पड़ोगे, ये लो ब्लड प्रेशर है, चलते चलते गिर पड़े या उबासी आने लग गई, ऐसे ऐसे आना की तरीके। हाँ क्या हो रहा है? वो सोती रहती क्लास में, तो लो ब्लड प्रेशर का ये सिम्टम। हाल तो मेरा भी हो रहा है सर। ये देखो हुआ कि नहीं अभी? तो इनका लो ब्लड प्रेशर। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे आर्टरी में एक्सेस ब्लड प्रेशर है। सो दो तरीके के ब्लड प्रेशर हैं और उसको रेंज ऑफ बीपी कहते हैं, जो हाईएस्ट है और लोवेस्ट है। सो नाउ कुछ चीजें लिखेंगे। पहले समझे ब्लड प्रेशर क्या है, यहाँ से डेफिनेशन समझो ब्लड प्रेशर। अभी हमने लिखा ही कुछ नहीं, अभी मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता दिया कि कितना होता है, समझ में आया ना? लिखो ब्लड प्रेशर। सर ये कॉलम क्या है? वही पानी वाला सब। देखो एक बात बताओ, इस लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बोलो? क्या 10 टू द पावर 5 पास्कल है बाहर, और यहाँ अंदर वाले लेवल पे क्या है? क्या 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी का प्रेशर है? तो क्या एक लेवल पर लिक्विड के एक लेवल पर सेम प्रेशर हो गए? तो जो इसका प्रेशर है वो इसके इक्वल नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे कि द प्रेशर एट इनसाइड ट्यूब इज सेम एज आउटसाइड। आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसे 1 atm कहते हैं, और अंदर में किसका प्रेशर है? मरकरी का। तो क्या ये कहना उचित नहीं होगा कि 1 atmospheric pressure is equivalent to the pressure exerted by 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी? बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? एक लेवल पे इसी लेवल पर, एक लेवल पर, चाहे पूरे लिक्विड में एक लेवल पे एक जैसा ही प्रेशर होता है कि नहीं? ये पास्कल्स लॉ, एक लेवल अगर लिक्विड है तो उसमें क्या होगा बोलो? जैसे ये एक लेवल ऑफ लिक्विड है तो तुम यहाँ पर छेद करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, क्या सब तरफ उतना ही दूर पे पानी गिरेगा? तो एक लेवल पे एक जैसा प्रेशर हुआ कि नहीं? हाँ। तो जो बाहर प्रेशर है वो 1 atm है, और जो अंदर है वो किसकी वजह से है? 76 सेंटीमीटर, और बाकी अंदर हवा तो है नहीं, वैक्यूम कर रखा है। तो 1 atmospheric pressure is equivalent to 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी। एनसीका रिपीट करो। 1 atmospheric pressure is equivalent to 76 centimeter column of mercury. अब तुम सिस्टोलिक प्रेशर भी रिपीट करो। पहले मैं बोलता हूँ फिर रिपीट करना। द एक्सेस प्रेशर इन आर्टरी, एक्सेस प्रेशर in artery during contraction phase of left ventricle is called systolic pressure. The excess pressure in artery during contraction phase in left ventricle is called Systolic systolic pressure. pressure. In healthy human it is 120 mm of H. ये एक्सेस है 76 सेंटीमीटर के ऊपर। 76 सेंटीमीटर बोलो या 760 mm, क्योंकि यहाँ सब कुछ mm में चल रहा है, तो उससे 120 ज़्यादा। 760 से कितना ज़्यादा? 120, यानी ये कितना हो जाएगा? 880, 120 जोड़ दो, तो वो 120 ज़्यादा है। अब देखो तुमने बहुत अच्छी बात की, अब ये रिलैक्स भी करेगा, तो जरा डायस्टोलिक रिपीट करो। Excess pressure in artery during relaxation phase of left ventricle is called Diastolic diastolic pressure, pressure. and in healthy human it is 80 mm of Hg। तो हमारा जो एक्सेस प्रेशर है आर्टरी में वो 80 से 120 के बीच रहता है, इससे नीचे नहीं जाता। अब ये दोनों ही डेफिनेशन सौम्य रिपीट करो। एक बस आगे अरे का छोड़ो थोड़ा तुम, सा- बोलो यश। आगे का एक excess, हाँ। कोई बात नहीं, बोलो। The excess pressure on artery during contraction of left ventricle is called कॉन्ट्रैक्शन फेज भी बोला। contraction phase is called systolic pressure, and the इट इज, ये कितना होता है? Sir, healthy person में- mm Hg। Hg का मतलब हैराजियम, इट इज मर्करी। अब
जरा डायस्टोलिक बताओ। सर Excess एक pressure मिनट बस of सुन लें। the excess pressure of artery ड्यूरिंग during रिलैक्स relaxation of left ventricle. फेज भी बोला था, Left- रिलैक्सेशन left फेज इज कॉल्ड is called डायस्टोलिक। हाँ बोलिए। सर ये हेल्थी पर्सन में मिनिमम 120 होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम। अब लिखो इसको, सबसे पहले लिखो ब्लड प्रेशर, 3 डेफिनेशन लिखिए। That is the pressure at which blood is pumped around the body by heart. The pressure at which blood is pumped around the body by heart is called, उसे क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर। इसे ब्लड प्रेशर कहेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, द ब्लड प्रेशर ऑफ पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड in 2 values, one is systolic pressure and other is diastolic pressure. What is range of blood pressure? Blood pressure varies in arteries from a highest value to a lowest value. This is called range of blood pressure. Vary करता है कि नहीं? Blood pressure in artery, blood pressure in artery। कल हम एक्सक्रीशन सिस्टम इसके बाद करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज खत्म हो जाएगा, फिर कल हम आपको पूरा एक्सक्रीशन बता देंगे। फिर प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन बाद में कराते रहेंगे। इन आर्टरी वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू, और उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। दैट इज 120 mm Hg to 80 mm Hg, या फिर ऐसे लिखा जाता है 120/80, सिर्फ इतना भी लिखा जाता है। वेयर इन हेल्दी पर्सन, अभी समझ में आएगा कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, दिव्यांगी किस डिवाइस से हम ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं? जो अभी तक आप कर रहे थे, नाम बताओ, बोलो। क्लास में रहती भी हो कि नहीं, बोलो तो सृष्टि बता देती है, बोलो बेटा। ये होता है टैलेंट भरा हुआ, बोलो। काफी अच्छा है, समझ कर ये बता दिया इन्होंने। स्पिग्मोमैनोमीटर सब लोग यहाँ बैठे रहे, वो बता दी पहले। मैंने तो बताया ये सर बोलना नहीं आ रहा। so that is blood pressure is measured। वो जो ये काफ पैनल है और जो इसके साथ में इसमें मैनोमीटर है, मैनोमीटर ये डिवाइस है, ये जो डिवाइस है ना जिसमें कांटे हैं वो मैनोमीटर। अरे उसको अंदर समझ के अंदर और उनको करना भी आ रहा है क्या? अब इसके बाद ये जो है इसको इसके अंदर डालो, तभी तो पता चलेगा। पहले सब बोलो, पहले ये यहाँ डाल दो, खाली आवाज निकाल ये दो। दबाओ। दबा दो। अभिषेक के कान में लगेगा। और ये बंद करना, जब ये टोटी इसकी बंद कर लेना, जब भी प्रेशर बढ़ेगा। चलो, द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस। द ब्लड प्रेशर is measured by a device called sphygmomanometer। स्फिग्मो मैनोमीटर तो जानते हो ना,
जिससे प्रेशर ये मैनोमीटर में अलग से ला के रखा हूँ आपके लिए, और ये है, और स्फिग्मस आर्टरी को कहते हैं। तो आपने स्फिग्मस का प्रेशर नापा है, इसलिए इसको स्फिग्मोमैनोमीटर। अब जरा देखो सिस्टोलिक प्रेशर देखो और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सही है। सिस्टोलिक प्रेशर देखो इस चीज को, एक्सेस प्रेशर इन आर्टरी। कुछ आवाज आई सुनती कि नहीं आई? अभी हम कराएंगे, एक बार लिख लें क्या क्या चीज होती है, और फिर इसका प्रोसीजर भी लिखते हैं, बुक में लिखा हुआ है ना। एक्सेस प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। उसका डायग्राम लगाओ, क्या चीज निकल गई? ना लगे तो छोड़ देना, लगा लेंगे। इस कॉल्ड सिस्टोलिक, इसको कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। लग गया? लाओ, इट इज 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। बाद में नापेंगे कैसे? बाद में अब नहीं ना पाएंगे ना, दूसरा मंगा लेंगे। फिर इतने दिनों बाद गड़बड़ी कर दी। बाद में देखेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। और इट इज 120 mm ऑफ Hg। दो है ना हमारे पास, इस तरह तो दूसरे चलो, डायस्टोलिक प्रेशर। चलो, डायस्टोलिक प्रेशर सर आके खुद ही उनके कर देंगे सारे। लिख लो, एक्सेस प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो मुझे नोट करो, इधर ध्यान दो। इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। It is 80 mm of Hg। 80 mm of Hg हुआ। अब हम मीजर कैसे करें ब्लड प्रेशर, इसके बारे में वो चीज समझ जाएंगे, फिर खुद कर ही लेंगे, फिर स्ट्रगल ही नहीं करना। सर तो 80 से नीचे जाता है तो वो लो ब्लड प्रेशर है, और 120 से ऊपर जाता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर है, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ज़्यादा को हाइपर जैसे हाइपरटेंशन में क्या होता है कि कोई आ रहा है घूम के, ये मग कहाँ से किसने रख दिया? मग रख देते हैं बेकार में आके, किसी को तरीका ही नहीं पता, मग रख दिया यहाँ, ये हाइपरटेंशन। जी अच्छा, वो और लो ब्लड प्रेशर। अच्छा, मर गया मर ही जाते हैं लोग, चलो सोते हैं, कल को वो भी मर जाएगा, सो जाते हैं। ये लो ब्लड प्रेशर है। तो मतलब आदमी कैसे कर रहा है उससे समझो, बड़ी बड़ी बात हो जाएगी उसके यहाँ। तो क्या हमारे लड़के ने चोरी करी ली होगी? ये लो ब्लड प्रेशर।
उसको रिएक्शन नहीं होता चीज़ों में, मतलब जिसका हाई होता है वो बहुत गुस्से वाला वो गुस्से वाला वो इधर उधर करता रहेगा कुछ ना कुछ। सो लिखो हाइपर टेंशन। फिर तो मेरा बहुत ज़्यादा ही होगा। इफ द हाईएस्ट रेंज, ठीक है, इफ अपर रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, लिखो अपर रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर गोज अबव, किससे ऊपर चला जाए, 120 mmHg, then it is called high blood pressure. High blood pressure. And this, उससे उसे टेंशन रहेगी. And this disease is called, डिजीज ये बीमारी है हाइपर टेंशन। इस चीज को क्या कहेंगे, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन की मैं 15 साल से दवा खा रहा हूं। मेरे पापा को मेरी ब्लड प्रेशर कभी कभी ऐसे भी जाता, कभी कोलेस्ट्रॉल, घी तेल ज्यादा खाने से भी होता। अब दूसरा क्या है, हाइपोटेंशन। एक ये भी चीज है कि अब उसके बॉडी में खून जा ही नहीं रहा है, उसके अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन ही कम है, वो बेचारा ऐसे किसी तरह जी रहा है, उसकी चेतना आधी अधूरी है। तो ऐसी जहाँ हो ही गया होगा, अच्छा होगा, हो जाता। अब जैसे क्या सौम्य अस्पताल में भर्ती है? अच्छा भर्ती हो, अच्छा ही हुआ। चलो अब हाइपरटेंशन, इफ लो ब्लड प्रेशर goes below 80 mmHg, then दिस डिजीज इज कॉल्ड अच्छा इसकी वजह से क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इट्स सिम्टम्स आर एंजाइटी, एंजाइटी है, सडन एंजाइटी, ठीक है, और शॉर्ट टेम्परनेस, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, और टायर्डनेस, फ्रीक्वेंट टायर्डनेस, आदमी थक भी जाएगा क्योंकि हार्ट तो क्या करेगा, बहुत तेजी से काम कर रहा है ना, हार्ट को बहुत मेहनत पड़ रही है, उसको एक्सेस प्रेशर का तो थक नहीं जाएगा, तो दैट इज टायर्डनेस। तो ग्लूकोज पिएगा, ग्लूकोज पिए चाहे कुछ भी पिए। अब देखो हाइपोटेंशन नोट करते जाइए, इफ लोअर रेंज ऑफ, मैंने तो कहा था गिर जाएगा तो वो लोअर में वो चलते चलते गिर जाएगा लोअर। नहीं, सर ने कहा था कि जब हाइपर है तब वो गिर जाएगा, और हाइपोटेंशन वाला जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है वो डायरेक्ट गिर जाएगा, हाँ। कोलैप्स। तो वो थक जाएगा, मतलब ये फेंटनेस हो जाएगी, वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन, यही सब मेन होता है हाई ब्लड प्रेशर वाले में। फिर हार्ट अटैक भी आ जाएगा उसको इस वाले, क्योंकि ब्लड को बहुत ज़्यादा वो करना पड़ा ना। इफ लोअर रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर गोज बिलो, किससे नीचे चला जाए बोलो, 80 mm ऑफ Hg, देन अभी इसको दे दो, फिर हम इसको बाद में कराएंगे, नहीं तो आप लोग लिख नहीं पाओगे और फिर कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि बंदर के हाथ में फिर उस तरह दे दो, हाथ ही काट ले अपना, एक तो कट ही गया। तो then 80 mm of Hg, then it is called अरे आगे वाला लिखा हुआ है तो वो चीज अपना low blood pressure, low blood pressure. This disease is called हाइपोटेंशन। और क्या ऑक्सीजन पहुंच पाएगी तो चेहरा येलो लगेगा, पीलापन। सिम्टम्स है येलो कलर्ड फेस। अगर 121 भी हो गया तो भी बहुत बड़ी मुसीबत है ना। नहीं 150 हो जाए।
और फेंटनेस यानी लो वाइटलनेस, जिसमें वाइटलिटी कम हो, तभी कोई रिवाइटल पिएगा। तो बीटा का मतलब जीवन या चेतना से होता है, तो जो चेतना को वापस ले आए वो रिवाइटल। इसीलिए तो एक साधु था जो सबकी जिंदगी, वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता था, उसको बीटा मॉन्क कहते हैं कि नहीं। 7वीं कक्षा में एक आपकी इंग्लिश की वो स्टोरी है बीटा मॉन्क। हाँ तो अब जरा देखो आज आप लोग ने भाई ना, हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर। दवाई बनाई बिल्कुल सही, ये कहानी तो हाउ टू मेजर मेरे को 7 ब्लड प्रेशर, और उसी से ही सारे के नाम पढ़े। बॉर्न बीटा, बीटा वर्ड जरूर आएगा, कॉम्प्लान बीटा। सो अब जरा देखिए कि इसमें क्या क्या चीज होती है और कैसे कैसे हमें करेंगे। तो सबसे पहले देयर इज अ रबर कप इन स्फिग्मोमैनोमीटर। रबर कप है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके बाइसेप्स हैं इसके ऊपर कफ पैड लगा करके इन्फ्लेट करना होगा। देयर इज ए रबर कप, रबर कफ पैड इन स्फिग्मोमैनोमीटर। बुक में बना हुआ है, देखो जरा, स्फिग्मोमैनोमीटर। इट इज सिक्योर्ड ओवर ब्रैंकियल, जो मतलब आपको मालूम है कि ब्रोंकस से एक आर्टरी आ रही है, ब्रैंकियल आर्टरी कुछ होती है, तो इट इज सिक्योर्ड ओवर, आप ये लिख दो बाइसेप आर्म्स लिख दो, बाइसेप आर्म्स, एंड इट इज इन्फ्लेटेड विथ रबर का पैडन एंड इन्फ्लेटेड। अच्छा, अब आपकी बुक में रेंज कितनी है? क्या 180 से ऊपर दिखाई है? ऐसा कुछ दिखा है? बहुत ज़्यादा कर देना, देख लो 120 से ऊपर ही दिखाया है। एक्सेस प्रेशर नहीं बुक में, पहले हाई करना पड़ेगा ना, और फिर जब उसके बाद, और जब ये होगा तो क्या इसमें खूब ब्लड नहीं जा रहा हाथ में? देखो जरा, पहले वाले फिगर में जब 120 से ऊपर कर दिया तो ब्लड जाना बंद हो गया कि नहीं? फिर से देखो, जब 120 से ऊपर करके कोई लाल निशान है हाथ में तो ब्लड जाना बिल्कुल बंद हो गया, और फिर इसको धीरे से रिलीज करो तो क्या ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा, फिर जाएगा। तो जैसे ही जाएगा तो पहली सूंघ की आवाज़ आएगी कि नहीं ब्लड के जाने की, तो वो जब पहली आवाज़ आएगी वो हाई ब्लड प्रेशर है, और फिर सूंघ जाता रहेगा, वो गिरता भी रहेगा। तो ये पहली सूंघ की आवाज़ आई, और फिर जब एक ऐसी आएगी कि अब वो सूंघ की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, ब्लड आराम से आएगा जाएगा। तो व्हेन द लास्ट साउंड इज लिसन, दैट इज लो ब्लड प्रेशर। फिर से बताएं, किसी ने अब तक फिर से देखो, अभी तुम्हें करके दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ग्राहक की संतुष्टि ये हमारा ध्येय है। अब ये देखो, ये यहाँ तक कोई ब्लड नहीं जा रहा है, और 120 से ऊपर 180 तक कर दिया। जब धीरे धीरे तुमने इसकी टोटी खोली, सो व्हेन द स्क्रू इट इज अनस्क्रूड, ये जो आपकी क्या है बताओ, रबर कफ इन्फ्लेटेड विद एयर, दिस इज रबर बॉल है, ये पंपिंग बॉल, उसका जब आप क्या करेंगे, स्क्रू खोलेंगे तो ब्लड जाएगा, और जैसे ही 120 आएगा तो पहली बार फर्स्ट व्हेन ब्लड फर्स्ट एंटर्स इन आर्म, देन फर्स्ट सू साउंड कम्स, दैट इज कॉल्ड, इसकी रीडिंग पढ़ लो जब आवाज़ आए तो इस सिस्टोली का फिर धीरे धीरे आने जाने लगेगा। व्हेन द फर्स्ट दिस साउंड गोज, जब अब पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, जब ये सू जैसे चला गया तो वो लास्ट साउंड है, तो उसको कहेंगे डायस्टोलिक। इतनी बात समझ में आ गई? ये ऐसे पता चलेगा जब तुमने खोलना शुरू किया, व्हेन द फर्स्ट साउंड कम सू, तो सू की जो आवाज़ आई वो 120 पे आएगी, और फिर आती रहेगी सू। जब फर्स्ट व्हेन द साउंड गोज एट दैट टाइम भी नोट करो, और व्हेन द साउंड कम्स, शुरू होता है साउंड, वो भी नोट करो, और जब तक आता है जहाँ बंद हो जाए साउंड
वो भी नोट करो। तो जब साउंड बंद हो जाए वो डायस्टोलिक है, जब साउंड आना शुरू हो तो इनके बीच में ही साउंड आएगा 120 से 80 तक। मतलब अगर 130 पे आना शुरू हो गया तो हाई। हाँ सही है। चलो तो अब हम क्या लिखें, इट इज 80 यहाँ तक हो गई भाई साहब। एंड इन्फ्लेटेड, नाउ रिलीज द, कौन सी बटन इसमें लिखा होगा, एंड इन्फ्लेटेड। सो द रीडिंग शुड बी इन स्फिग्मोमैनोमीटर शुड बी 180 तक जानी चाहिए। जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा कर ली अपने हाथ में, तो फिर इनके हाथ में वो चिपक ही गई आर्टरी, फिर इनके हाथ में कभी ब्लड नहीं जाएगा। फिर इसे बाएं हाथ से पेपर देंगे, ये दिए रही हैं, देखो बाएं हाथ से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अब उसमें ब्लड ही नहीं जा रहा, क्या करें, 180 से ऊपर दबाती जा रही, अब हाथ में ब्लड नहीं गया। चलो अब इतना, तो इस तरीके से हमने उसको इन्फ्लेट किया। द रीडिंग इन स्फिग्मोमैनोमीटर शुड बी अबव 120 या अप्रॉक्सीमेटली 1 है, तभी तो वहाँ से गिराओगे ना धीरे धीरे। मतलब इस मशीन को यूज करना भी खतरनाक है। द रीडिंग ज़्यादा है। इन, ये जो मैनोमीटर है, should come as 180 mm Hg, कितना हो जाए। अब आगे देखो, नाउ अब क्या करना है बताओ। नाउ रिलीज द एयर, अब अगला स्टेप क्या करना है, एयर को रिलीज करना। बाय द स्क्रू। Now release the air by screw present in rubber pump। वो एक पंप ही है, तो उसे रिलीज करो, ठीक है। सो रीड द मैनोमीटर व्हेन द फर्स्ट टैपिंग साउंड अपीयर्स, ये बात है। तो आप और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या कर लो, स्टेथोस्कोप भी लगा लो कान में, एंड रिलीज, रीड द लेवल ऑफ मर्करी। तो आपने जब चेक किया था तब आपका 100 से ऊपर गया ही नहीं था। रीड कौन सा बताओ, read the level of mercury in sphygmomanometer device when first tapping sound appears। first tapping समझ रहे हो, वही सू की आवाज आएगी। sound appears, किसमें appear हो बोलो, in stethoscope, ठीक है। It is approximately 120 mm of Hg. It is 120 mm of Hg. It is systolic pressure. Now tapping sound कंटिन्यूअसली कम्स। अब क्या होगा, नाउ टैपिंग साउंड क्या होगा, कंटिन्यूअसली कम्स। अभी भी 20 रुपए आती है, 50 तो 100 रुपए है। इट इज सिस्टोलिक प्रेशर। नाउ टैपिंग साउंड कंटिन्यूअसली appears। अभी रुक जा ना, ठीक है, सौम्य दे देंगे आपको। टैपिंग साउंड कंटिन्यूअसली, अब इधर देखो, क्या इसमें टैपिंग साउंड कंटिन्यूअसली अपीयर्स एंड लेवल कंटिन्यूस गो डाउन व्हेन दिस टैपिंग साउंड फर्स्ट गोज।
रीड अगेन द ये मीटर, इधर ध्यान दो। When this typing sound first goes, अब जाएगा ना, सू रुक गया, तो जब रुका है तब 80 है, जब सू शुरू हुआ है तो 120 है। 80 से थोड़ा ऊपर ऊपर हो जाता हो सकता है, लेकिन हम हेल्दी की बात कर रहे हैं। When है। 81 82 तक तो हेल्दी होता है। typing बुक के अकॉर्डिंग टू एक्टिंग sound first goes, बहुत ज़्यादा कम है। then read manometer, ये काम डॉक्टर ही अच्छे से करते हैं। अरे वो भी 85 होगा तो 80 ही पड़ता है, कौन उतना आवाज आ रही है तो सुन रहा है, वो ऐसे उसको रिलेट कर देते हैं। वो मशीन जो होती है डिजिटल वही सही पढ़ पाती है। रीड स्पिग्मोमेनोमीटर, इट इज 80 mm ऑफ HG, इट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। इसे क्या कहेंगे? मतलब इस मशीन से कभी ठीक ठाक आ ही नहीं सकता। ऐसा ही आता है, बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वो पता चल जाता है डॉक्टर को। मतलब प्रैक्टिस वाला डॉक्टर चाहिए। हाँ, डॉक्टर को तो हो ही जाती है अरे practice। कैसी बात पायलट को प्रैक्टिस नहीं हो गया। चलो, इट इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। इतनी इसकी लैंग्वेज है, समझ में आ गया? बाकी हम करा के आएंगे, आज के लिए इतना ही। अवनी कौन थैंक यू भी नहीं बोल पाए, वो चली गई। कौन? अवनी चली गई, कहाँ गई? पता नहीं। अच्छा चली गई, चलो ठीक है हुआ। अराउंड द हाई ब्लड प्रेशर। सभी चले जाते हैं। आप मैं नहीं है, सबको एंजॉय करने का है, कौन करे। वो एंजॉय करने गई है। चलो Stopping, so